संस्था एवं भारतीय सामाजिक संस्था निरंतरता। तो हम आज परिवर्तन की बात कर रहे थे। अंतरजातीय विवाह अब पहले की तुलना में अधिक हो रहे हैं। हमारे समाज में जो परिवर्तन वांछनीय थे उनके बारे में हम चर्चा करें तो संभवतः परिवर्तन का सबसे घटनापूर्ण एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति का क्षेत्र रहा है। चूंकि जातिवाद राजनीति में ज़्यादा हावी रही है। स्वतंत्र भारत में अपने प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक राजनीति गहनता से जाति आधारित रही है। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो इस स्वतंत्र भारत के प्रारंभ से ही लेकर के लोकतांत्रिक राजनीति गहनता, मतलब लोकतंत्र में राजनीति की जड़ें गहरी हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र में जातिवाद के आधार पर ही लिए जाते हैं। हालांकि इसके आधार पर कार्य करना जटिल से जटिलतर होता गया। यानी जाति व्यवस्था के आधार पर लोकतंत्र में कार्य करना जटिल से जटिलतर होता गया। जो भी निर्णय लेना है जाति को देख कर लेना है। एक जाति को संतुष्ट करो तो दूसरी जाति असंतुष्ट हो जाती है। तो इन सब बातों को देखते हुए जातियों की जो कार्य थे लोकतंत्र के वो जटिलतर होते गए। इसके भविष्य के बारे में कुछ कहना कठिन नहीं है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जाति चुनावी राजनीति का एक केंद्र बिंदु बनी हुई है। भविष्य में क्या होगा ये कुछ कह नहीं सकते जातिवाद का, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो जाति चुनावी राजनीति का आधार बनी हुई है। 1980 के दशक से तो हमने स्पष्ट रूप से जाति आधारित राजनीतिक दलों को भी उभरते देखा है। हमने 1980 के दशक से भारत में जाति पर आधारित राजनीतिक दलों को उभरते भी देखा है। विशेष जाति का एक दल, विशेष जाति का एक दल, ऐसे उभरते हुए हमने देखें। और इसके जीते जागते उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में मिल जाएंगे। प्रारंभिक सामान्य चुनावों में ऐसा प्रतीत हुआ कि जातीय भाईचारे की भूमिका चुनाव जीतने में निर्णायक रही थी। जैसे ही प्रारंभिक चुनावों के नतीजे हमने देखे तो उनसे ऐसा प्रतीत हुआ था जातीय भाईचारे की भूमिका ने चुनावी नतीजों को प्रभावित किया था। परंतु उसके तुरंत बाद ही स्थिति अत्यंत जटिल हो गई, क्योंकि भिन्न भिन्न दलों ने जातीय आधार पर मत प्राप्त करने की संभावना का हिसाब लगाने में एक दूसरे से होड़ कर दी। इसके बाद तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई और अत्यंत जटिल हो गई स्थिति, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय के जो राजनीतिक दल थे, राजनीतिक दलों ने जातीय आधार पर गणना करने की होड़ प्रारंभ कर दी। किस जाति के मतदाता कहाँ कितने हैं, किस जाति के उम्मीदवार को कितने वोट मिल सकते हैं जाति के, इन सब बातों की गणना करना जातियों ने प्रारंभ कर दिया। यानी राजनीतिक दलों ने ऐसा प्रारंभ कर दिया था। परिवर्तन की इन प्रक्रियाओं को आजमाने और समझने के लिए धीरे धीरे समाज में क्या हुआ, परिवर्तन। पहले जातीय औपनिवेशिक शासन ने प्रारंभ की। इसके बाद स्वतंत्र भारत के बाद वो हमारे लोकतंत्र की जड़ों में गहराई तक घुस गई जातिवाद। सारे कार्य जाति के आधार पर, निर्णय जाति के आधार पर, और ये जटिल से जटिलतर बनती गई। परिवर्तन की इन प्रक्रियाओं को आजमाने और समझने के लिए, यानी समाज में जो जातियों का परिवर्तन हो रहा था, इन प्रक्रियाओं को आजमाने और समझने के लिए समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव विज्ञानियों ने कई नई नई संकल्पनाएं गढ़ी। जब समाजशास्त्रियों ने और मानव वैज्ञानिकों ने देखा जातियों में इतना परिवर्तन हो रहा है, जाति के आधार पर सब कुछ होने लगा है, जातियों के बंधन ढीले हो गए, जातियों में अब कुछ विशेष प्रतिबंध नहीं रहे हैं, जातीय पंचायतों का भी अब महत्व कम हो गया है, अंतरजातीय विवाह प्रारंभ हो चुके हैं। इन सब बातों के बाद फिर लोकतंत्र में जाति ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं, लोकतंत्र को प्रभावित जातिवाद करने लगा है। तो इन सब बातों को समाजशास्त्रियों ने और मनोवैज्ञानिकों की नई नई संकल्पनाएं गढ़ना प्रारंभ इन्होंने कर दिया था। शायद इन संकल्पनाओं में सबसे अधिक प्रचलित संकल्पनाएं संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की हैं। किसकी? संस्कृतिकरण और प्रबल जाति। संस्कृतिकरण क्या होता है और प्रबल जातियाँ क्या होती हैं, इसको हम इसमें देखेंगे। ये दोनों ही संकल्पनाएं M.N. श्रीनिवास की देन हैं, लेकिन इन सब पर अन्य विद्वानों द्वारा गहनता से चर्चा और आलोचना की गई है।
यानी दो संकल्पनाएं थी, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की। जो दो संकल्पनाएं थी ये एम.एन. श्रीनिवास की संकल्पनाएं कहलाती हैं। यहां एम.एन. श्रीनिवास की दोनों संकल्पनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन इन पर अन्य विद्वानों द्वारा गहनता से चर्चा और आलोचना भी की गई। चूंकि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की संकल्पनाएं दी हैं, एम.एन. श्रीनिवास की जो संकल्पनाएं थी, एम.एन. श्रीनिवास की जो संकल्पनाएं थी, सबसे पहले तो थी संस्कृतिकरण और दूसरी थी प्रबल जाति। ये दोनों ही संकल्पनाएं एम.एन. श्रीनिवास की थी और इन दोनों ही संकल्पनाओं का विरोध होना स्वाभाविक है। जब भी कोई चीज़ आती है और अगर उसका विरोध ना हो तो समझ लेना कि उस चीज़ पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। आप सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ यदि पोस्ट करते हो और उस पर कोई कमेंट ना आए, भले ही वो बुरा आए या भला आए, इसका मतलब है लोग उसको देख रहे हैं। और जब कमेंट नहीं आ रहा है तो समझ लो कि उसको कोई देख नहीं रहा है। ये तो निश्चित है ना, या तो व्यक्ति अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। आप यदि बाजार में चलते हैं फैशन वाले अच्छे से कपड़े पहन करके, और लोग या तो हंसेंगे या प्रशंसा करेंगे। अगर हंसते हैं आप पर तो भी वो आपको गौर से देख रहे हैं, और इसीलिए तो आपने ऐसा फैशन किया था कि लोग गौर से देखें हमको। और अगर आप पर हंसते का मतलब है आप पर कमेंट करना चाह रहे हैं, वो आप पर बुरा आपको साबित करना चाह रहे हैं, तो भी वो आपको गौर से देख रहे हैं। और अगर आपकी प्रशंसा करने लगते हैं तो भी उन्होंने आपको गौर से देखा, दोनों स्थितियों में देखा। लेकिन यदि नज़रअंदाज कर देना, इसको हम अंग्रेजी में इग्नोर बोलते हैं, अगर इग्नोर कर देते हैं इसका मतलब है वो आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लोग सजते क्यों हैं, लोग संवरते क्यों हैं, अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, इसका कारण क्या है? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे प्रकार से रहना, सजना संवरना, इसका मतलब है कि लोग हमको नोटिस करें, हम पर ध्यान दें। बस यही तो मकसद होता है उसका। अब ध्यान के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर जब एम.एन. श्रीनिवास ने दो संकल्पनाएं दी, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की, इन दोनों ही संकल्पनाओं का आने वाले समाजशास्त्रियों ने विरोध किया, आलोचना की। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा आमतौर पर मध्य या निम्न जाति के सदस्य किसी उच्च जाति या जातियों की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए संस्कृतिकरण यहां से लिख लेते हैं। पहली आती है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण, देखिए एम.एन. श्रीनिवास क्या कहते संस्कृतिकरण? जब मध्य या निम्न जातियां, मध्य या निम्न वर्ग के लोग किसी उच्च जाति या उच्च वर्ग के व्यक्तियों के व्यवहार, उनके आचरण, उनका रहन सहन, उनका खान पान इत्यादि को अपनाने लगते हैं, जिससे कि वो अपने आप को भी श्रेष्ठ साबित कर सकें, इसको कहते हैं संस्कृतिकरण। निम्न जातियों के द्वारा और मध्यम जातियों के द्वारा जब उच्च वर्ग के लोगों की रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार इत्यादि को अपनाने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे कि वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सकें, इसी को संस्कृतिकरण कहा है एम.एन. श्रीनिवास ने। जब भी कभी संस्कृतिकरण का प्रश्न आता है, इसकी अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है।
यस, यहाँ हम देखते हैं पहली बात आ जाती है संस्कृतिकरण। तो एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है, यहाँ लिख लें हम, एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है, नोट कर लो इसको, जिसके द्वारा मध्यम या निम्न जाति के सदस्य जाति के सदस्य किसी उच्च जाति के सदस्य की या उच्च जाति की धार्मिक प्रक्रियाओं सामाजिक परिपाटियों आचार व्यवहार खान पान रहन सहन आदि को अपनाकर अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है। प्रबल जाति यहाँ प्रबल जाति का आशय, प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए उल्लेख करने के लिए किया जाता है, जिनकी संख्या काफी बड़ी होती है। जिन जातियों की संख्या ज़्यादा होती है उन्हें प्रबल जाति कहा जाता है। जैसे किसी शहर में या किसी गांव में एक जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है तो उनको प्रबल जाति कहा जाएगा, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है।
साथ ही साथ जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि के, यानी इनको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि के अधिकार दिए गए हैं। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनके पास जमीनों की ज़्यादा मात्रा है, ज़मीनें ज़्यादा मात्रा में इनके पास होती हैं, ये लगभग जमींदारों की तरह होते हैं। इन भूमि सुधारों ने पहले के दावेदारों से अधिकार छीन लिए थे। ये दावेदार ऊंची जातियों के ऐसे सदस्य होते थे जो इस अर्थ में अनुपस्थित यानी दूरवासी जमींदार थे कि वे अपना लगान वसूल करने के अलावा खेतीहर अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका अदा नहीं करते थे या अधिक थी। इन भूमि सुधारों ने पहले के दावेदारों से अधिकार छीन लिए, यानी आंशिक जो भूमि सुधार हुए प्रबल जातियों को भूमि के अधिकार दे दिए गए और इन भूमि सुधारों ने पहले के दावेदारों से अधिकार छीन लिए। मतलब जिनका उस भूमि पर पहले से दावा था, पहले से वो उस भूमि के स्वामी थे, उनके अधिकार छीन लिए गए। जैसे पुराने जमींदार थे, वो भूमि देख नहीं रहे लेकिन उनका अधिकार है केवल, ऐसा काय का अधिकार उनसे जमीन लेकर के प्रबल जातियों को दे दी गई। ये दावेदार ऊंची जातियों के ऐसे सदस्य होते थे जो इस अर्थ में अनुपस्थित यानी दूरवासी जमींदार थे। मतलब जो भूमि के दावेदार थे वो कैसे थे? दूरवासी जमींदार। जमींदार साहब किसी दूर की जगह पर निवास कर रहे हैं लेकिन आज भी उनकी यहाँ ज़मीन पड़ी है और उस पर उनका अधिकार जताया जा रहा है, तो ऐसे लोगों से ज़मीनें छीन करके प्रबल जातियों को दे दी गई। ये दावेदार ऊंची जातियों के ऐसे सदस्य होते थे जो इस अर्थ में अनुपस्थित यानी दूरवासी जमींदार थे कि वे अपना लगान वसूल करने के अलावा खेतीहर अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका अदा नहीं करते थे। उनका तो काम क्या था? उन जमींदारों का जो दूर रहते थे केवल लगान वसूल करते थे और इसके अलावा खेती से उनका कोई मतलब नहीं था। वे अक्सर उस गांव में भी नहीं रहते थे बल्कि उनका आवास कस्बों या शहरों में होता था। वो उस गांव में नहीं रहते थे जहां उनकी ज़मीन होती थी, वो अक्सर कस्बे में या फिर शहर में निवास करते थे। अब ये भूमि अधिकार उस अगले स्तर के दावेदारों को प्राप्त हो गए हैं जो कृषि के प्रबंध में तो शामिल थे पर स्वयं भूमि नहीं जोतते थे। वो कृषि के उसमें अधिकार में तो शामिल थे लेकिन स्वयं भूमि नहीं जोतते थे। मतलब भूमि तो उनकी है लेकिन उस पर जुताई वो नहीं करते थे। वो शहर में रहते थे, केवल लगान वसूल करते थे बस। ये मध्यवर्ती जातियां भी स्वयं परिश्रम नहीं करती थी और मतलब जो मध्यवर्ती जातियां थी वे स्वयं परिश्रम नहीं करती थी बल्कि भूमि की जुताई देखभाल आदि के लिए निम्न जातियों के मजदूरों पर आश्रित थी। मतलब जिनके पास भूमि थी वो स्वयं उस पर खेती नहीं करते थे, स्वयं परिश्रम नहीं करते थे। भूमि की जुताई, निराई, कटाई जो भी कार्य होते थे कृषि संबंधी, इसके लिए मजदूरों को रख लेते थे या श्रमिकों को रख लेते थे, जिनमें विशेष रूप से अछूत जातियों के मजदूर शामिल थे। और वो कौन सी जाति के मजदूर हुआ करते थे? अछूत जाति के मजदूर शामिल थे। किंतु एक बार जब उन्हें भूमि अधिकार मिल गए तो फिर उन्होंने पर्याप्त आर्थिक शक्ति प्राप्त कर ली। एक बार उनको भूमि के अधिकार प्राप्त हो गए, यानी कि प्रबल जाति के रूप में उन्हें भूमि के अधिकार प्राप्त हो गए, तो उन्होंने शक्ति को इकट्ठा कर लिया और उनकी बड़ी संख्या ने भी सार्वजनीन वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र के इस युग में उन्हें राजनीतिक शक्ति प्रदान कर दी। मतलब पहले प्रबल जाति वो इसलिए थे, एम एन श्रीनिवास ने कहा, कि उनकी संख्या अधिक थी। दूसरी, उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए और तीसरी, आज के लोकतंत्र में आज़ादी के बाद उन्हें चुनावों में मतों की संख्या अधिक होने के कारण लोकतंत्र ने भी उन्हें संगठित होने के लिए मजबूर कर दिया और लोकतंत्र ने उन्हें शक्तियां प्रदान कर दी। इस प्रकार यह मध्यवर्ती जातियां देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गईं। मध्यवर्ती जातियां देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गईं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यादव,
इन्होंने जाति के आधार पर दल भी खड़ा किया था और एक जातीय का दल था। और मध्यम वर्गीय जो लोग थे, इन्हें पहले से इनके पास ज़मीनें आ गई थी, ज़मीनों के साथ साथ इनकी संख्या, एक गांव में यादव ही यादव आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ये प्रबल जाति भी हो गए, ज़मीनें भी इनके पास हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, लोकतंत्र ने भी इन्हें शक्ति प्रदान कर दी, बड़े बड़े पदों पर आसीन होने लगे। तो ये देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गईं और क्षेत्रीय राजनीति तथा खेतीहर अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका अदा करने लगीं। यानी क्षेत्रीय राजनीति में और अर्थव्यवस्था में भी ये खेतीहर अर्थव्यवस्था में जो अपनी निर्णायक भूमिका अदा करने लगी। इन प्रबल जातियों के कुछ उदाहरण हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव प्रबल जाति हैं, जैसे बिहार तथा उत्तर प्रदेश। देखो यहां यादव जी आई गए, यादव। कर्नाटक के बोकलिंग, कर्नाटक के बोकलिंग, कर्नाटक के बोकलिंग, ये कर्नाटक की प्रबल जाति है। आंध्र प्रदेश के रेड्डी, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और खम्मा लोग, रेड्डी और खम्मा, ये आंध्र प्रदेश की प्रबल जाति है। महाराष्ट्र के मराठे और पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के पाटीदार, ये क्या है, वहां की प्रबल जातियां हैं। समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में हुए अत्यंत महत्वपूर्ण, जाति व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण फिर भी विरोधाभासी परिवर्तनों में से एक परिवर्तन है कि अब जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय, मध्यम और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने यहाँ कुछ चिंता की है, कुछ समाजशास्त्रियों ने चिंता की है कि इतने सब बातों के बाद, इतने सारे परिवर्तन भी हुए, इन सब परिवर्तनों के बावजूद, प्रबल जातियों के उदय होने के बावजूद, इन सब बातों में कुछ विरोधाभासी परिवर्तन भी हुए हैं। मसलन अब जातीय व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं, जातियों का अब कोई खास महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि उच्च जातियों, नगरीय और उच्च, मध्यम और उच्च वर्ग के लिए अदृश्य होती जा रही है, क्योंकि अब जातियों का महत्व नहीं। किसी भी जाति से कोई विवाह कर लेता है, किसी भी जाति में कोई रह लेता है और धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था अब अदृश्य होने के कगार पर है। इन समूहों के लिए जो स्वातंत्रोत्तर की काल की विकासात्मक नीतियों से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, जातीयता का महत्व सचमुच कम हो गया प्रतीत होता है, क्योंकि अब इसका कार्य भली भांति संपन्न हो चुका है। देखिए, पहले जातियों का कार्य एक निश्चित व्यवसाय को करना था, प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था, लेकिन स्वातंत्रोत्तर काल से ये सारे व्यवसाय समाप्त होते जा रहे हैं। अब किसी भी उसका व्यवसाय नहीं है, कोई भी जाति किसी भी व्यवसाय को अपना लेती है। इन समूहों की जातीय परिस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक रही है कि इन समूहों को तीव्र विकास द्वारा प्रदत्त अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक आर्थिक तथा शैक्षिक संसाधन उपलब्ध हों। यानी ये जो जातियां थीं, मध्यवर्गीय जो जातियां थीं, इन जातियों की इन समूहों की जातीय परिस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक रही। जातीय परिस्थिति का मतलब होता है जाति का स्तर क्या है उनकी, जाति अधिक्रम में उनका कौन सा स्थान आता है, यह परिस्थिति होती है। इन समूहों को तीव्र विकास द्वारा प्रदत्त अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए, यानी जो तीव्र आर्थिक लाभ उठा सकें, इसके लिए
आर्थिक तथा शैक्षिक संसाधन उपलब्ध हों। ये भी विचार किया गया कि इनको आर्थिक और शैक्षिक संसाधन उपलब्ध हों जिससे कि ये अपना तीव्र लाभ उठा सके अपनी परिस्थिति का। खासतौर पर ऊंची जातियों के संभ्रांत लोग आर्थिक सहायता प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा, वो क्या करते हैं, ऊंची जाति के लोग आर्थिक सहायता प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी, उन्होंने क्या कौन सी शिक्षा प्राप्त की, विज्ञान की, प्रौद्योगिकी मतलब जिसको हम इंजीनियरिंग भी कहते हैं, तकनीकी भी कहते हैं, आयुर्विज्ञान अर्थात डॉक्टर जिसे चिकित्सक कहते हैं, तथा प्रबंधन में व्यावसायिक शिक्षा से लाभान्वित होने में सफल हुए हैं। इसके साथ साथ वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में हुए विस्तार का भी लाभ उठा सके। जैसे ही स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई तो सार्वजनिक यानी शासकीय जो नौकरियां थी उसमें भी ये पहुंच करके उसका लाभ उठा पाए। तो इन्होंने शिक्षा के द्वारा अपने आप को क्या बना लिया, वैज्ञानिक बना लिया, प्रौद्योगिकी यानी इंजीनियर में ले गए अपने आप को, कुशल व्यवसायी बन गए हैं, प्रबंधक बने हैं, और आयुर्विज्ञान यानी डॉक्टर भी बन चुके हैं। साथ ही साथ और भी जो शासकीय सेवाएं या नौकरियां थी इसमें भी अपने आप को स्थापित करके अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठा लिया। एक सर्विस वाला व्यक्ति होता तो उसकी परिस्थिति थोड़ी ऊंची होती। इस प्रारंभिक अवधि में से समाज की तुलना में उनकी अग्रणीय स्थिति से यह सुनिश्चित कर दिया, या अग्रणीय स्थिति ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उन्हें किसी गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब उन्होंने शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति अग्रणीय बना ली, सबसे आगे आ गए हैं वो शिक्षा के द्वारा। किसी भी जाति का कोई व्यक्ति शिक्षित हो और वो शासकीय सेवा में आ जाता है तो वो उस जाति में आगे की पंक्ति में खड़ा हो जाता है। तो अग्रणीय स्थिति उन्होंने प्राप्त की किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। यह सुनिश्चित कर दिया कि उन्हें किसी गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा, उन्हें ज़्यादा किसी कंपटीशन में नहीं जाना पड़ा, वो सीधे सीधे उस नौकरी में आ गए और अपने आप को आगे कर लिया। उनकी दूसरी तथा तीसरी पीढ़ियों में जब उनकी विशेषाधिकार प्राप्त परिस्थिति और सुदृढ़ हो गई तब इन समूहों को यह विश्वास होने लगा कि उनकी प्रगति का जाति से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। अब जब उनको देखा कि इनकी प्रगति हुई है, इनकी स्थिति भी मजबूत हुई है, तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि उनकी प्रगति के लिए जाति का कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने शिक्षा से अपनी स्थिति आगे बनाई और ये सबसे आगे निकल गए, जाति से इसका कोई लेना देना नहीं था। जिसने विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली वो वैज्ञानिक बन गया, जिसने आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की वो डॉक्टर बन गया, जिसने प्रौद्योगिकी प्राप्त कर ली वो इंजीनियर बन गया, जिसने प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त की वो प्रबंधक बन गया, और इससे जाति का कोई लेना देना नहीं था। चूंकि सबसे बड़ी चिंता यही है समाजशास्त्रियों के सामने कि अब जाति व्यवस्था में पहले परिवर्तन हुए, अब जाति व्यवस्था विलुप्त होने की कगार पर है। उन्हें जीवन में सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होते रहेंगे। इस समूह के लिए सार्वजनिक जीवन में जाति की कोई भूमिका नहीं है। इस समूह के पास सार्वजनिक जीवन में जाति की कोई भूमिका नहीं है। सार्वजनिक जीवन का मतलब है सरकारी जो देख रहे, सार्वजनिक रूप से बैठ रहे, उठ रहे, आ रहे, जा रहे, इसमें जाति का कोई महत्व नहीं है। आप एक रेलवे के फर्स्ट क्लास के बोगी में बैठे तो उसमें आप पाएंगे उसमें कि आपको सभी जाति के लोग आपके बगल वाली सीट पर होंगे, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल प्रथम श्रेणी के बोगी में या प्रथम श्रेणी के कोच में केवल उच्च जाति के ही लोग बैठें या किसी विशेष जाति के लोग बैठें, ऐसा कोई भेदभाव अब नहीं रहा है। तो सार्वजनिक जीवन में अब जाति की कोई भूमिका नहीं है। हम एक सिनेमा में, एक थिएटर में आराम से बैठ करके एक साथ सब लोग साथ में बैठ करके एक सिनेमा देख सकते हैं। मनोरंजनालय में जाकर के एक साथ किसी भी जाति के व्यक्ति हो, सब एक साथ आ जाते हैं। तो अब इसमें जाति की कोई भूमिका नहीं रही है। वह धार्मिक रीति रिवाज, विवाह अथवा नातेदारी के व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित है। अब जाति व्यवस्था तो कहाँ कहाँ तक सीमित रहेगी? धार्मिक रीति रिवाजों के लिए और विवाह या नातेदारी के व्यक्तिगत क्षेत्र तक सीमित रह गई। अब जाति व्यवस्था का आगे कोई प्रचलन नहीं है। विवाह जाति में कर लो आप, धार्मिक आपके जो भी जाति के हो वो कर सकते हो आप, या फिर नातेदारी आपकी जाति में हो जाएगी, बस यहाँ तक सीमित रह गई। अब जाति कोई आगे नहीं है। जाति का मतलब ये नहीं है कि आप अगर उच्च जाति के तो ही बड़ी परिस्थिति प्राप्त करेंगे। आप भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आप जातीय समाज की अग्रणीय पंक्ति में विराजमान हो सकते हैं, सुशोभित हो सकते हैं। किंतु यह एक विशेषीकृत या विभेदित समूह है
और इस तथ्य ने आगे एक और जटिलता उत्पन्न कर दी है। यद्यपि विशेषाधिकार या सुविधा प्राप्त इस समूह में ऊंची जाति के लोगों का ही बाहुल्य, फिर भी देखिए आप एक बात और चिंता की कि जो विशेषाधिकार प्राप्त जातियाँ हैं वो ऊंची जातियाँ ही मिलेंगी। आप जा कर के देखेंगे किसी भी जगह पर किसी भी ऊंचे पद पर अगर मिलेगा तो फिर भी आज भी वही स्थिति है कि वो ऊंचे पद का व्यक्ति होगा। लेकिन इस बात को हम नवनीत श्रीवास्तव यहाँ से घोषणा करते हैं कि आने वाले 10 और 15 वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। अब उच्च जाति के लोग भी बड़े पदों पर नहीं रहेंगे। क्योंकि देखने में आया है, ये समाज में एक अध्ययन का विषय है, समाज में सर्वेक्षण भी चल रहे हैं, इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब उच्च जाति के या जो अपने आप को सम्राट कहलाने वाले व्यक्ति थे, वो पढ़ाई की तरफ या शिक्षा की तरफ उनकी रुचि कम हुई है और अन्य जातियों की रुचि हमें ऐसा देखने में आया है। और समाजशास्त्र के अध्ययन भी ये बता रहे हैं कि अन्य जातियों की रुचि ज़्यादा इसमें शिक्षा की तरफ है। जब शिक्षा की तरफ रुचि होगी तो उच्च पदों पर आने वाले समय में सभी जातियों के लोग दिखाई देंगे। लेकिन ऊंची जातियों के सभी लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। उनमें से कुछ लोग गरीब भी हैं। ऊंची जाति के भी कुछ लोग ऐसे कि उनको सभी सुविधा प्राप्त नहीं है कि वो जाकर के बड़े पद पर विराजमान हो जाएं। उनमें से कुछ लोग गरीब भी होते हैं जो कि ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। जहां तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का संबंध है, उनके लिए तो उपर्युक्त से विपरीत स्थिति ही घटित हुई है। उनके लिए जाति और अधिक दिखने वाली हो गई है। जाति कैसी और अधिक दिखने वाली होगी। निस्संदेह उनकी जाति ने उनकी पहचान के अन्य सभी आयामों को ग्रस लिया है। उनकी जाति की जो पहचान के जो आयाम थे, पहचान के जो तरीके थे, अब उनने उस जाति को ग्रस लिया है या आयामों को ग्रस लिया है, क्योंकि उन्हें विरासत में कोई शैक्षिक और सामाजिक पूंजी नहीं मिली है। यानी जो ऊंची जातियां कहलाती थी, उन जातियों को यानी पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, पिछड़ी जातियों को विरासत में कोई शैक्षिक बात नहीं मिली है, शिक्षा नहीं मिली है। विरासत का मतलब है जिनके माता पिता या पूर्वज उच्च शिक्षा प्राप्त की थी तो उनके बच्चे भी करेंगे। लेकिन जो पिछड़ी जातियां थी, इनको विरासत में किसी प्रकार की शैक्षिक विरासत उनको प्राप्त नहीं हुई है, शिक्षा विरासत में नहीं मिली है और उन्हें अब पहले से संस्थापित उच्च जाति के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ रहा है। जो पिछड़ी जातियां थी, उन्हें विरासत में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं मिली हुई है और ना ही उन्हें कोई सामाजिक पूंजी मिली है और आज उनको ऊंची जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करना है। क्योंकि वो पहले से ही ऊंचे स्थान पर स्थापित है तो उनके साथ उन्हें प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें विरासत प्रतिस्पर्धा भी में उतरना पड़ा। इसलिए वे अपनी जातीय पहचान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह उनकी बहुत थोड़ी सी सामूहिक परिसंपत्तियों में से एक है। इसके आगे वे अभी भी विभिन्न प्रकार के भेदभावों के शिकार हैं। आरक्षण की नीतियां और राजनीतिक दबाव में आकर राज्य द्वारा उन्हें दिए गए अन्य संरक्षण ही उनके जीवन को बचाने वाले उपाय हैं। सरकार ने उनको आरक्षण दे रखा है पिछड़ी जातियों को, और यही उनको बचाने का और संरक्षण का एक उपाय है। परंतु इन जीवन रक्षक साधनों का उपयोग करना ही उनकी जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है और अक्सर यही उनकी पहचान का वह पक्ष होता है जिसे दुनिया मान्यता देती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल 3.2 जनजातीय समुदाय को प्रारंभ करेंगे। नमस्कार।